गाइस ये क्वेश्चन करते हैं ड्यूक को। और ये क्वेश्चन ये रिकॉर्डिंग सुनने से पहले पहले आप अपनी किट को खोलकर ड्यूक को क्वेश्चन पढ़ लो, समझ लो। क्योंकि पेपर में मैं नहीं समझाऊंगा, क्वेश्चन आपने खुद ही रीड करना है। तो क्वेश्चन रीडिंग की आपको प्रैक्टिस भरपूर होनी चाहिए। चूंकि आप इस वक्त जब इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप बेचारे बहुत थके हुए होंगे। तो उस वक्त आप में एनर्जी भी नहीं होगी उस तरह से, जो पेपर में पहले 30-40 मिनट में आप जितने जोशो जज्बे के साथ पेपर कर रहे होगे, वो आखिरी 30-40 मिनट में वैसी सिचुएशन नहीं होती। तो इसका मतलब है कि अब इसका हल ये है कि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि वो सिचुएशन आपको बड़ी सिंपल, बेसिक सी लगे। अच्छा, तो क्वेश्चन रीड करो, शाबाश। फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले देखा करोगे रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले कह रहे कैलकुलेट एनसीआई। और रिटेन्ड अर्निंग्स टू बी इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिटेन्ड अर्निंग कौन सी ग्रुप स्टेटमेंट में होती थी? जीआरई होती है। अच्छा, जीआरई। रिटेन्ड अर्निंग जब भी पूछे कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में कौन सी होगी, तो हमेशा याद रखना कि जीआरई होती है। तो सबसे पहले 6 मार्क्स की तो ये हो गई। तो इंटरप्रिटेशन तो डबल वाली ज़्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ही होती है। इसके बाद वो कह रहा है कि बेस्ड योर आंसर टू पार्ट ए। अच्छा, वो कह रहा है कि पार्ट ए में जो आंसर्स निकले हैं ना, वो यूज़ करो। बी में, पार्ट ए में जो आंसर्स निकले हैं वो आपने यूज़ करने हैं। और कैलकुलेट करो रेशोज 2 सालों के। तो वो रिटेन्ड अर्निंग और एनसीआई जो निकलवाया है वो इन दोनों रेशोज में है। इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये 4 नंबर तो इधर भी हैं। 10 नंबर तो गाइस ये हो गए हैं। 6 नंबर इधर। 4 नंबर इधर। अच्छा, तो फिर कह रहे कि भाई कमेंट ऑन परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। 10 नंबर। 10 नंबर की कमेंटिंग है। 3 रेशोज हैं, इन पे 10 नंबर का कमेंट करना है आपने। तो बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का पार्ट ए में सॉल्व करने लगा। कैलकुलेट एनसीआई एंड जीआरई। एनसीआई निकालने के लिए एनसीआई एट एक्विजिशन चाहिए होता था। पोस्ट एक्विजिशन शेयर जो एनसीआई का इसको मिलता था सब्सिडरी से वर्किंग टू। सही है, तो एनसीआई आता होता था हमारे पास। ये वर्किंग टू में जो पोस्ट एक्विजिशन शेयर इसका बनता था, मतलब एनसीआई की परसेंटेज लगा के इसके हिस्से में जो आता था। और दूसरी तरफ रिटेन अर्निंग को देखें।
ये वो वर्किंग टू का जो सब्सिडरी का पोस्ट एक्विजिशन शेयर होता था ना, उसमें से पेरेंट का हिस्सा। एनसीआई वालों को हम एनसीआई का हिस्सा दे देते थे और पेरेंट को पेरेंट का। कुछ याद आया है? वर्किंग फोर और वर्किंग फाइव। अच्छा, पढ़ते हैं। अच्छा, अगर गुडविल इम्पेयर होती थी तो इम्पेयरमेंट का शेयर भी इनको दिया जाता था। तो यहाँ पे है इससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे। द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई वाज 3.4। जिस दिन हम इसको खरीद रहे थे ना, सब्सिडरी को हमने कब खरीदा है देखो। 1 जनवरी को। आज क्या है? मतलब पिछले साल वो नहीं थी। पिछले साल वो सब्सिडरी स्मूथ को नहीं थी। ये देखो, इसमें नहीं है। इसमें पिछले साल सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी हुई है। इस साल डबल दी हुई है। क्यों? क्योंकि इस साल के मिड में हमने उसको खरीद लिया। मिड कब था? जनवरी मिड था। सही है, 30 जून एंड है, तो जनवरी मिड था साल का, हमने मिड में खरीद लिया। सही है, ये बात समझ आई है? देखो, हमारा ईयर एंड है ना, जून। ये पिछले जुलाई में शुरू हुआ होगा। जुलाई में शुरू हुआ था तो जनवरी जब आया था, इस दिन हमने सब्सिडरी को एक्वायर किया है। तो सब्सिडरी इस साल की स्टेटमेंट में तो है। ईयर एंड पे हमारा कंट्रोल भी है उस पे, एसओएफपी में भी वो है, और पी एंड एल में भी 6 महीने की कंसोलिडेट हुई होगी। पर पिछले साल तो वो नहीं थी। तो पिछले साल की सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पर इस साल की डबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी गई है। कहानी समझ आई है? अच्छा, बहरहाल, कब खरीदा है उसको? जनवरी में। आज है जून। हम लोग जो फाइंड कर रहे हैं वो फाइंड करते हैं। तो जब जनवरी में खरीदा था, 80% इसको खरीदा था हमने, तो 20% जिन लोगों ने खरीदा था इसे, उन्होंने कितने दिए थे? 3.4 मिलियन। सही है, गौर से पढ़ लो। एनसीआई जो था उस वक्त 3.4 मिलियन था। तो एनसीआई एट एक्विजिशन आ गया। 3.4 मिलियन। अब इसका पोस्ट एक्विजिशन शेयर एनसीआई वालों को, जो स्मूथ को से मिलना है, स्मूथ को से जो एनसीआई वालों को मिलना है, तो सब्सिडरी की स्मूथ को की वर्किंग टू बनाने पड़ेगी।
द रिटेन्ड अर्निंग ऑफ पेरेंट, अब पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग दी हुई है, सब्सिडरी की नहीं, पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग जीआरई में चाहिए हमें। सही है, तो इसको अभी फिलहाल स्किप करो, ये जीआरई में चाहिए। हाँ ये है सब्सिडरी, वर्किंग टू में सब्सिडरी का डेटा चाहिए, ये है सब्सिडरी। सब्सिडरी का इस साल का प्रॉफिट है 7 मिलियन, ओके, उसने डायरेक्ट हमें प्रॉफिट दिया है। सब्सिडरी का पूरे साल का प्रॉफिट दिया है। 7 मिलियन, तो इसको तो टाइम में पोर्शन कर लो फौरन, क्योंकि सारे का सारा हमारा नहीं है, एनसीआई का नहीं है, सिर्फ 6 महीने हुए हैं इसको खरीदे हुए अभी। तो टाइम अपोर्शन हो गया, अभी मैंने एनसीआई के परसेंटेज नहीं लगाई, आखिर में एनसीआई की परसेंटेज भी लगानी है हमने। ये तो सब्सिडी का टोटल प्रॉफिट है ना, टोटल तो एनसीआई का तो नहीं होगा। अच्छा, अब सब्सिडी के जो वर्किंग टू है उसका उसने प्रॉफिट दे दी है, अब बाकी की कोई एडजस्टमेंट देखते हैं अगर है या नहीं है। पेरेंट इनकर्ड प्रोफेशनल फीस पे, ये पेरेंट इसका जिम्मेदार है, सही है, इसका पेरेंट जिम्मेदार है ड्यूरिंग एक्विजिशन विच हैव बीन कैपिटलाइज्ड। ओके, याद रखना, पेरेंट जब भी सब्सिडरी को एक्वायर करते वक्त कोई प्रोफेशनल चार्जेस या कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट शेयर्स की इन्वेस्टमेंट में अगर इनकर करता है, तो वो सीधा पेरेंट की जीआरई, मतलब पेरेंट की पीएनएल में जानी चाहिए थी, कैपिटलाइज नहीं होनी चाहिए थी। तो ये भी जीआरई में लेके हम जाएंगे। सही है, आगे चलते हैं। और स्मूथ को नेट एसेट्स फॉर इक्वल टू देयर कैरिंग अमाउंट, हाँ, अब सब्सिडरी के एसेट्स की एडजस्टमेंट्स आ गई है। तो हम लोग प्रॉफिट गिवन है तो बस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट कर लेंगे, किस चीज़ की, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन की। देखो हम दो कॉलम्स नहीं बना रहे, हम दो कॉलम्स नहीं बना रहे, उसने दोनों कॉलम्स का डायरेक्ट डिफरेंस दे दिया था 7 मिलियन प्रॉफिट, तो हम भी डायरेक्ट डिफरेंस लेंगे। एसेट कभी भी डिफरेंस नहीं लाता, एसेट 3 मिलियन इधर भी लिखना पड़ता है, इधर भी लिखना पड़ता है, तो एसेट डिफरेंस नहीं लेके आता, हम सिर्फ वो चीज़ें लिखेंगे जो डिफरेंस लेके आते हैं, क्योंकि उसने दिया हमें क्या है, डिफरेंस दिया दोनों कॉलम्स का। तो डेप्रिसिएशन डिफरेंस लेके आती है दोनों कॉलम्स में। तो डेप्रिसिएशन कितनी बनती है, 3 मिलियन, एसिड की वैल्यू बढ़ रही है, 5 साल जिंदगी थी तो 600 हो गई, तो हाफ ईयर की 300। सही है, तो वो जो 7 मिलियन प्रॉफिट था उसमें ये 300 एडजस्ट करेंगे। 600 पूरे साल की डेप्रिसिएशन है, उसको भी टाइम है पोर्शन किया हमने। अच्छा, अभी एनसीआई की परसेंटेज आखिर में लगाना बाकी है इन पे, फिर और कुछ देखते हैं अगर सब्सिडरी का कोई पर्प हुआ हो। हुआ तो है, मुझे तो क्वेश्चन, मैंने तो क्वेश्चन रीड किया हुआ है। ये है, नॉन करंट एसिड का पर्प हुआ है, सब्सिडरी ने बेचा है ना, तो वर्किंग टू में ही आता है वो। 4 मिलियन का बेचा है, 2.5 की चीज थी, तो 1.5 में फर्क है। तो ये बन जाएगा 3500, ये बन जाएगा 300, और इसने पर्प लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1500। तो एडजस्टेड प्रॉफिट ये बन रहा है 1800, आई थिंक सो 1800।
या 1700? तो सब्सिडरी का एडजस्टेड प्रॉफिट जो है वो 1700 है। 1700 में से 20% एनसीआई का, और 80% ग्रुप रिटेन अर्निंग का। ये मैंने ऊपर बनाया हुआ था। पेरेंट कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग ये दी हुई है। और 1700 का 80% पेरेंट को मिलेगा। और इम्पेयरमेंट नहीं है, पर इसकी जगह ये एडजस्टमेंट थी कि इसने प्रोफेशनल चार्जेस कैपिटलाइज किया हुए हैं, वो एक्सपेंस आउट होने चाहिए। सही है, तो ये जीआरई हो जाएगी। तो ये इजी मार्क्स थे, 6 मार्क्स। गाइस ये पार्ट ए के मैंने आंसर ये लिखे हैं। पार्ट ए में इसने एनसीआई और जीआरई कैलकुलेट करवाया। पार्ट बी में वो कह रहा था मुझे 3 रेशोज निकाल कर दो। करंट रेशो, रोस और गियरिंग, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, दोनों सालों के कह रहा था निकालो। निकालते हैं। करंट रेशो में करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये करंट एसेट्स। दोनों सालों के करंट एसेट्स दिए हुए हैं, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज ये हैं। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज करोगे गाइस दोनों सालों के, तो आपके पास करंट रेशो आएगा। X8 का आ रहा है 1.4 रेशो 1, और ये आ रहा है 1.8 रेशो 1। सही है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। रोस ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये गिवन है। प्रॉफिट गिवन है डिवाइडेड बाय कैपिटल। और से सुनो, पिछला सिंगल स्टेटमेंट है, इस साल ग्रुप कैपिटल एम्प्लॉयड। यू गाइस नो दैट के इक्विटी को कहते हैं प्लस नॉन करंट लायबिलिटी को, क्योंकि यहाँ पे कुछ डेटा इसी तरह का ही दिया हुआ है कि इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटी को ही यूज किया जाए। सही है। अब पिछले साल तो इक्विटी क्या थी, ये देखो, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स। पिछले साल एनसीआई और जीआरई नहीं था, पिछले साल सिर्फ यही थी। मैं इधर बना था सेपरेटली। यहाँ पे सब्सिडरी थी ही नहीं, तो इक्विटी में क्या था? इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। बट इस दफा, इस साल क्या है? इक्विटी, इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग की जगह है जीआरई।
और एनसीआई, और फिर करेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी को ऐड। तो इन दोनों सालों का कैपिटल एम्प्लॉयड डिफरेंट है गाइस, ये गौर से देख लो, ये समझ जाओ बात को, कि पिछले साल सिंगल स्टेटमेंट थी तो उसमें इक्विटी और होती है, इस साल डबल स्टेटमेंट है तो इसमें इक्विटी और होती है। ये इक्विटी है जो सर्कल मैंने बनाया हुआ है, ये इक्विटी है इस दफा। तो पिछली बार का शेयर कैपिटल 8,000, 2,000 और 9,400, और ये लिखी हुई है नॉन करंट लाइबिलिटी। और इस दफा का 6,000, 11,000, 6,000, और जीआरई आई थी मैंने ऊपर लिखी हुई है 140 समथिंग थी, 14060, और 3740 एनसीआई है। और करंट लाइबिलिटी 11,500। तो इस दफा का कैपिटल एम्प्लॉयड गाइस ये है, इक्विटी नॉन करंट लाइबिलिटी, और ये पिछले साल का, सॉरी, और इस दफा का ये इक्विटी है और ये नॉन करंट लायबिलिटी है। ये कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों सालों के डिफरेंट है। चलो ये रोज कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस ये गिवन है। ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है, डिवाइड करना कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ। X7 का ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये वाला, ये सारा, ये बनता है 10, 19, 26, 400। और इस दफा का बनता है इसको मैं टोटल करता हूँ इस दफा वाले को, आई थिंक 46,300 बनता है। यस, 46,300। तो ये देखो ज़रा, सब्सिडरी के आने से ग्रुप में कितना ज़्यादा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। तो रोज़ गिरेगा, खामखा गिरेगा। तो अब X8 का रोज़ कितना बनता है, X7 का कितना बनता है, कैलकुलेट कर लो आप, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेना। ये था, ये देखो कितना डिक्रीज हुआ है रोज़ हमारा। तो क्यों हुआ है इसकी वजह लिख देंगे हम लोग। आखिरी रेशो वो कैलकुलेट करवा रहा था, गियरिंग, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। इधर ही इसका भी आंसर निकलता है। डेट यहाँ पे है, यहाँ पे डेट है, और इक्विटी कितनी है। आई थिंक सो इतनी है। टोटल कर लेता हूँ मैं। इतनी बनती है। और ये है
19,400। तो इक्विटी की मिकदार बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, तो ओवरऑल गियरिंग रेशो कम हुआ होगा। आंसर इनके निकाल लेते हैं। ओवरऑल गियरिंग रेशो कम हुआ होगा क्योंकि इक्विटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो गियरिंग रेशो कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है इसका जिक्र हम लोग करेंगे अभी कमेंटिंग में। थोड़े से वो नोट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद कमेंटिंग करते हैं। गाइस 10 मार्क्स के लिए कह रहे हैं कि कमेंट करो। 10 मार्क्स के लिए परफॉर्मेंस और पोजीशन पे। करंट रेशो गिर रहा है, रोस भी गिरा है, और डेट बाय इक्विटी भी गिरी है। अब इसका मतलब है कि स्मूथ को की एक्विजिशन के बाद कुछ अच्छा नहीं हुआ। ऐसा ही है। अब लग तो यही रहा है कि स्मूथ को के आने के बाद कुछ अच्छा नहीं हुआ। ये थोड़ा सा यहाँ से देख लो इसको। Significant part of its business comes from 3 large profitable कॉन्ट्रैक्ट्स। सब्सिडरी का कह रहा है, सब्सिडरी के पास मोस्टली प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 3। और वो जो इसके कस्टमर्स हैं वो बड़े फाइनेंशियली स्टेबल कस्टमर्स हैं। इसका मतलब है स्मूथ को कोई इतनी फजूल कंपनी नहीं है। ड्यूक ने और कोई फंडिंग्स नहीं एक्वायर की। इसका क्या मतलब है कि ये जो 7 है ना, ये ड्यूक का है। ऐसा ही है। इसने जब कोई और फंडिंग्स नहीं रिक्वायर की तो 7 तो ड्यूक के, तो ये बाकी 4500 कहाँ से आया है? वो सब्सिडरी का आया है। सही है, क्योंकि ये ग्रुप के रिजल्ट्स हैं, वो सब्सिडरी का आया है। इसने इसीलिए ये बताया। और देन ये देख लो, रिसीवेबल डेज इंक्रीज हो गए हैं हमारे। बुरी बात है। इन्वेंट्री डेज कम हो गए हैं, क्यों? क्योंकि सब्सिडरी क्या है? सब्सिडरी का स्टॉक है ही नहीं। सब्सिडरी है ही क्या? सर्विस इंडस्ट्री है। बात समझ आई नहीं आई है? ये देखो, इधर करंट एसेट्स में भी ज़्यादा फर्क नहीं आया था, क्यों? क्यों नहीं ज़्यादा फर्क आया? क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री है, उसके पास स्टॉक है ही नहीं। इसीलिए इन्वेंट्री डेज कम हो गए हैं। तो 10 मार्क्स हैं, और बात करने के लिए बहुत चीज़ें हैं इधर। अच्छा, एक और बात, इसमें सिर्फ पेरेंट का प्रॉफिट है? इसमें क्या है? सब्सिडरी ने पूरे साल का प्रॉफिट कमाया था 7 मिलियन, ये दिया हुआ है कहीं क्वेश्चन में गिवन था ये। तो इसका मतलब है 3.5 मिलियन सब्सिडरी के बीच में इसमें। तो 3.5 इसमें से रिमूव करो ना, तो ये बनता है 11 मिलियन। तो देखो, पेरेंट ने पिछले साल से कम रेवेन्यू कमाया है। जो सब्सिडरी का डेटा दिया हुआ है ना, वो आप ग्रुप रिजल्ट में से निकाल के लाजमन देखा करो कि भाई पीछे अगर देखो सब्सिडरी को अगर ग्रुप रिजल्ट में से निकाल दें तो पीछे किसका रिजल्ट बच जाएगा? पेरेंट का। तो पिछले साल का अगर पेरेंट का इंडिविजुअल गिवन है और इस साल का अगर आप इंडिविजुअल फाइंड कर सकते हो, तो पेरेंट पे ज़्यादा अच्छा कमेंट कर सकते हो। तो पेरेंट का ओवरऑल रेवेन्यू कम हो रहा है। अच्छा, ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, क्योंकि 14.5 मिलियन में 6 महीनों का सब्सिडरी का भी प्रॉफिट है, उसको हटाओ तो 11 मिलियन बच जाता है। तो पेरेंट का तो ओवरऑल प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस गिर रहा है। तो देख लो क्या क्या कमेंट करना है। कमेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा बातें हैं, और नंबर 10 है। तो आपकी ये नहीं कि एक ही बात के पीछे इतनी ज़्यादा बातें लिख दो, वो लाइक कि उसको इतना लंबा कर दो, नंबर तो नहीं मिलेंगे। मार्किंग स्कीम हमेशा याद रखनी है। यहाँ पे रोस है, यहाँ पे करंट रेशियो है, और डेट बाय इक्विटी है। सही है। तो कम से कम, नहीं तो ये 4 हो गया। इन दोनों को मिला के
5 मार्क्स? मतलब कि 2.5 इन पे कमेंट करोगे? और 1 मार्क्स कंक्लूजन का हो गया। कह रहा है कि कमेंटिंग में सब्सिडरी के बारे में जिक्र करना भूलना मत, नहीं तो नंबर नहीं दूंगा मैं। नंबरों के साथ ही उसने नोट लिख के आया था। वो आपको फुल फ्लैज जो है ना इशारा कर रहा है कि भूलना मत सब्सिडरी के बारे में बात करना, ये ना सिर्फ पेरेंट की बात करते रहो। तो हमने रोज पे कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स लिखने हैं, उसके बाद इन पे 4-5 पॉइंट्स लिखने हैं, और एक बस कंक्लूजन करना है, तो बस ये मार्क्स मिलेंगे। सही है, ये नहीं कि बैठ के रोज पे 10 पॉइंट्स लिख दिए हैं और इधर बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, कोई नंबर नहीं मिलेंगे। हेडिंग्स डालना अच्छी बात है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में रोज ही हमें दिया हुआ, रोज भी हम बात कर सकते हैं, तो रोज की दो चीजें होती हैं। सही है। रोज में गाइस आपका होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सही है, तो पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे बात कर लेते हैं, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड पे। कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट था? 12,700। पूरी डेट लिख दो, 30 जून 2007। इंक्रीज टू 14,500 हो गया। अच्छा, अब हमने बताया ना कि ये बढ़ा है, तो क्यों बढ़ा है ये भी तो बताते हैं। कितना 6 मंथ्स का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट शामिल है? 3.5 मिलियन। कैसे, ये भी बता देना एग्जामिनर को। कि आधा साल कंसोलिडेट किया हमने उसको।
अच्छा, अब मैंने यहाँ पे बताया है कि इफ वी रिमूव द रिजल्ट ऑफ सब्सिडरी, सब्सिडरी तो मत लिखना, स्मूथ को, टू गेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर ड्यूक को। सही है। यहाँ पे दैट इज कितना था, $14,500 से माइनस करो 3,500, तो ग्रुप इंटरप्रिटेशन ऐसी होती है। कैसी? कि आप जो है ना रिजल्ट्स को जस्ट तबसरा कर रहे होते हो, हाईलाइट कर रहे होते हो। सही है। उनकी थोड़ी बहुत रीजनिंग बता रहे होते हो, ये इंटरप्रिटेशन होती है। इस पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको फिक्स्ड जो है ना रूल्स के मुताबिक ही बात करने पड़ेगी, नहीं। आप चीज़ों को आसान कर रहे हो। आपके पास कोई आपसे एडवाइस लेने आया है, कोई आपसे पूछने आया कि भाई उसके लिए ये स्टेटमेंट्स क्या आप आसान कर सकते हो, तो आप उसके लिए ये आसान कर रहे हो। बात समझ आई है? अच्छा, तो अब इस पे, और अभी कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में मैंने बात ही नहीं की। मैं अभी तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा हूँ। बात समझ आई है नहीं आई है? अच्छा, अब रोज पे बात करते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे बात की है, अभी इंटायर रोज पे बात करने लगा हूँ जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आएगा। 48 से 31, ओ माय गॉड। देखो मैंने क्या लिखा है कि ड्यूक को वॉज एबल टू अर्न मच बेटर रोस इन X7। क्यों बेटर था? क्योंकि वो अभी गिरकर कितना हो गया, 33%। अब डिक्लाइन इन रोस ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की वजह से नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स तो असल में इंक्रीज हुए हैं। सही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स तो इंक्रीज हुए हैं। ये देखो, 12,700 से 14,500 हुए थे ना, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स तो असल में इंक्रीज हुए हैं। तो फिर किस वजह से?
कैपिटल एम्प्लॉयड की वजह से, सही है, कैपिटल एम्प्लॉयड की वजह से मैंने कैलकुलेशन में बताया था। ये देखो कि पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, 26,400, और अभी कितने, 46,300। सही है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के बढ़ने की वजह से। अच्छा, ये भी क्यों हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट सिर्फ अभी सब्सिडरी का 6 महीने का आया है, बट इक्विटी वगैरह तो उसकी टोटल आ गई है पूरी की पूरी, नॉन करंट लाइबिलिटी तो पूरी आई है, इसलिए। देखो जरा, जो कह रहा है कि भाई एज स्मूथ को एक्विजिशन टुक प्लेस इन मिड ईयर, जब मिड ईयर में सब्सिडरी खरीदी जाती है तो उसके प्रॉफिट्स तो सिर्फ 6 महीने की कंसोलिडेट किए जाते हैं, बट कैपिटल एम्प्लॉयड फुली कंसोलिडेट किया जाता है। अब न्यूमरेटर पूरा नहीं कंसोलिडेट हो रहा, बट डिनोमिनेटर पूरा कंसोलिडेट हो रहा है। न्यूमरेटर में सिर्फ 6 महीने के प्रॉफिट है, और डिनोमिनेटर में पूरा, पूरे का पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड है। सही है, इवन कि तुम वहां पे ये डॉलर फॉर्म्स भी लिख सकते हो कि भाई प्रीवियस ईयर कैपिटल एम्प्लॉयड वॉज 26,400, अभी 46,300 है, तो इसीलिए ये रोस गिर रहा है। कहानी समझ आई नहीं आई है? तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ जितना अभी तक हम लोगों ने लिख दिया है इस पे। सिर्फ रोज पे बात करनी थी, अच्छा रोज पे, तो ये देखो कितनी बात की है। इस पॉइंट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो, ये किया है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो तो उसका भी 1 नंबर मिल जाएगा। अब इसमें एक छोटी सी बात और ऐड कर दो तो बस 1 नंबर मिल जाएगा। और चलते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ बात करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन में करंट रेशियो भी है और गियरिंग भी है, और नंबर सिर्फ 3 4 5 ही हैं। करंट एसेट्स इसके ज़्यादा फर्क नहीं आया, लाइबिलिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा फर्क आ गया। करंट लाइबिलिटीज़ में गियरिंग पे भी बात हम इजीली कर सकते हैं,
और रिसीवेबल डेज बहुत इंक्रीज हो गए हैं, इन्वेंट्री होल्डिंग डेज बिल्कुल कम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सर्विस इंडस्ट्री है। अच्छा, ये रिसीवेबल डेज जो बढ़े हैं ना, ये इसके लिए इसने बताया है कि भाई स्मूथ को के बड़े बड़े कस्टमर्स हैं। अब वो कस्टमर्स फिर जब कुछ खरीदते होंगे तो फिर पैसे अपनी मर्जी से ही देते होंगे। सबसे पहले तो ये बताया ना कि पिछले साल ड्यूको के अपने जाती रिजल्ट्स थे, इस दफा दोनों एंटिटीज के रिजल्ट्स हैं। एज रिसीवेबल डेज, चलो इसको बाद में लिखते हैं। एज स्मूथ को हैज contracts with three large customers with good credit history and terms। ये मैंने क्यों लिख के गुड क्रेडिट हिस्ट्री? क्योंकि उसने बोला है कि भाई ये कस्टमर्स हमेशा टाइम टाइम पे पैसे दे देते हैं। तो जो कस्टमर्स इस तरह से पैसे दे देते हैं उनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी होती है। थ्री लार्ज customers with good credit history in terms means they can negotiate the favorable terms with Smoothco, which means Smoothco might have greater receivable balance outstanding sometimes, but as the information provided is limited, it might be possible Smoothco might have। अच्छा, सबसे पहले मैंने बताया कि स्मूथको के तीन लार्ज कस्टमर्स हैं, और इसका मतलब है कि वो फेवरेबल टर्म्स पे निगोशिएट कर सकते हैं।
रिसीवेबल बैलेंस, जिसकी वजह से स्मूथ को का फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वो फिर पैसे नहीं दे रहे होंगे। सही है। इसलिए स्मूथ को ऐड करने से रिसीवेबल डेज जो थे वो क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। पर हमें नहीं पता कि ये रिसीवेबल्स क्यों इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि एग्जैक्ट रीजन तो बताई भी नहीं है क्वेश्चन में। तो इसीलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, और तुम लोग भी यही लिखोगे, बट एज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज लिमिटेड, रीजन फॉर इंक्रीज इन रिसीवेबल needs to be further investigated. On the other hand, decrease in inventory days, डिक्रीज इन इन्वेंट्री डेज कितना डिक्रीज हुआ वो भी लिखते हैं, 67 से 41। इन्वेंट्री डेज निकालने का क्या फॉर्मूला है, क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में 6 महीने की कॉस्ट ऑफ सेल्स सब्सिडरी की आई हुई है ना। डिक्रीज इन इन्वेंट्री डेज फ्रॉम 67 डेज टू 41 डेज आर मेनली ड्यू टू, कि एक तो ये है कि भाई उसके पास स्टॉक ही नहीं है। तो जब इन्वेंट्री डेज कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में 6 मंथ्स का प्रॉफिट तो आ जाता है, 6 मंथ्स की कॉस्ट ऑफ सेल्स तो आ जाती है सब्सिडरी की, पर उसका इन्वेंट्री नहीं आता, इन्वेंट्री नहीं इंक्रीज होती, तो इसीलिए ओवरऑल इन्वेंट्री डेज डिक्रीज हो गया है। तो इसके बाद गियरिंग पे बात कर दो, क्योंकि 2 पॉइंट्स तो हो गए हैं करंट रेशो के। इसके बाद गियरिंग पे बात कर दो। डेट इंक्रीज हुआ था ग्रुप का, पर वो हमें बताया एग्जामिनर ने कि भाई पेरेंट का नहीं इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब है कि ये 4500 जो इंक्रीज हुआ है ये किसका आया है, सब्सिडरी का डेट। और इक्विटी तो बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनसीआई जीआरई है, यहाँ पे एनसीआई जीआरई है ही नहीं। डेट तो बाय इक्विटी रेशियो तो बिल्कुल कंपेरेबल है ही नहीं। ये गियरिंग रेशियो जो कम हुआ है ना, क्यों कम हुआ है? क्योंकि इक्विटी बहुत ज़्यादा से इंक्रीज हुई है।